बच्चों एनबीएस नंबर 6 में आपको एक ऐसा सब टॉपिक लाया हूं जिससे हो सकता है पेपर में आपको अकेले इसी वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ली चटेरियल प्रिंसिपल से आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले ये छोटा सा चैप्टर कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन देता है, 2 तो लगभग देता ही देता है, 3 भी दे देता है। तो आज के वीडियो में मैं ये सारा बता दूंगा, पूरा लगभग केमिकल इक्विलिब्रियम समझा दूंगा और साथ साथ में उसके पीवाईक्यू करा दूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें। और ये जो एनबीएस है, नीट बुलेट सीरीज है, ये बेटा बहुत काम की है। सारे बच्चे इसको पूरी तरह से फॉलो करें और पेपर में जाने से पहले 1 से 2 बार देख के जाए। और फिजिक्स में भी ये सीरीज एसीपी सर ने चालू कर दी है। आप लोगों ने कहा था तो सर से मैंने बात की तो सर ने कहा ठीक है मैं भी चालू करता हूँ। उसको भी सारे बच्चे बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। तो अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। अपने दोस्त यारों सबको फैला दो ये सीरीज। अब देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लगभग पूरा चैप्टर मैं आज करा दूंगा 10 मिनट में। देखो सबसे पहले ये मानो कि यदि कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में यदि आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, उसकी पावर में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, के की पावर n। और यदि आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो पूरी इक्वेशन में, तो जब किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में 1/n। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में n आएगा और डिवाइड करोगे n से तो पावर में 1/n आएगा। यदि आप रिएक्शन को पलटोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाएगा। a इक्वल टू बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, तो b इक्वल टू a का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। और यदि दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। रूल नंबर 4 ये देखो, a से b एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, c से d एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट से लेफ्ट ऐड हो गया, राइट से राइट ऐड हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई। ये देखो इक्वेशन को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये 4 लॉज ध्यान रखिएगा, रूल याद रखिएगा। इन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो भी पावर में जाएगा 1/n में। रिएक्शन को पलटोगे के पलट जाएगा, इक्वेशन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये रूल है। आगे आओ, केपी और केसी में रिलेशन होता है केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इस पर खूब क्वेश्चन आता है, सिंपल सा। डेल्टा एन जी होता है गैसियस मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट माइनस गैसियस मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट। यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी तो केपी केसी बराबर होगा। यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो केपी बड़ा होगा, और डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो केसी बड़ा होगा। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझो सब लोग। देखो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है तो कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को क्वोशिएंट रेशियो कहते हैं। एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन चाहे 2 सेकंड चली हो, चाहे 10 सेकंड चली हो, चाहे इक्विलिब्रियम में हो, चाहे खत्म होने वाली हो, कभी भी पूरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हो तो उसे क्वोशिएंट रेशियो कहा जाता है। उसी क्वोशिएंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब कहा जाता है, जब ये चीज इक्विलिब्रियम पे निकाली जाती है। क्वोशिएंट, इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वोशिएंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वोशिएंट रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, इसीलिए दोनों का फार्मूला सेम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पूरी रिएक्शन में कुछ भी करते रहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। वो तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज करोगे, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब देखो, यदि क्वेशंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्वेशंट रेशियो से बड़ी है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है तो बैकवर्ड। किससे? क्वेशंट रेशियो से। और ये फार्मूला सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन आर टी, यहां टी रह गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन क्यू सी, एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फार्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी स्टैंडर्ड के रिलेशन का, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है। अब देखो, यदि कभी कहीं पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है ये बात? अच्छा, आप जब भी कोई इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो पहले आप t इक्वल टू 0 की कंडीशन लिख दो, फिर t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो, फिर देखो क्या निकालना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो निकालना है वो अपने आप निकल आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कर देंगे तो ये निकल आएगा। मगर कब? पहले आप t इक्वल टू 0 की कंडीशन लिख दो पूरी, फिर t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो, उसके बाद चेक करो। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जाए, बार बार करना यही है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब और आगे आओ। एक क्वेश्चन यहां से रहता है ली चटेरियल प्रिंसिपल से। अब ली चटेरियल प्रिंसिपल का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको बस उल्टा काम करना है। जो वो काम करेगा उसका अपोजिट काम करना है, उसका अपोजिट काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, देखिए उल्टा काम करना है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमारी इक्वेशन है, आर रिवर्सेबल पी। अब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो हम क्या करेंगे? उल्टा काम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो हम कम करेंगे। अब कम करने के लिए किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड। यदि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाऊंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाएगा। उल्टा करेंगे, जो वो करेगा उसका उल्टा, ठीक है? और सिर्फ इक्विलिब्रियम को आगे पीछे करके। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर दिया गया? कम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दिया? कम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दिया तो हम बढ़ाएंगे, हम उल्टा काम करते हैं ना, हम बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के लिए मुझे किधर आना पड़ेगा? बैकवर्ड। यदि मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा तो रिएक्टेंट बनता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, है? अच्छा, सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, हमारे पास कोई रिएक्शन है N1R रिवर्सेबल N2 प्रोडक्ट गैस। अब देखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो हमें क्या काम करना है? उल्टा काम करना है। प्रेशर और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब ये प्रेशर बढ़ा रहा है तो हमें कम करना होगा, तो हम उधर जाएंगे जिधर मोल कम हो, है ना? इक्विलिब्रियम कम मोल वाली डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कम। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बढ़ा रहा है तो हम प्रेशर कम करेंगे, हम उल्टा काम करते हैं ना। तो वो प्रेशर बढ़ा रहा है तो हम कम करेंगे, तो हम कम मोल वाली डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिधर मोल कम होंगे। इधर मोल कम है गैस के तो हम इधर आ जाएंगे, इधर मोल कम है तो हम इधर चले जाएंगे। क्यों? मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब यदि वो प्रेशर कम कर रहा है तो हम बढ़ाएंगे, तो मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम इक्विलिब्रियम को ज्यादा मोल वाली डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो हम इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? ज्यादा मोल वाली डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। यदि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो ध्यान रखना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहां इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है? इनर्ट गैस का इफेक्ट ओनली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और किसी सिचुएशन में नहीं होता है। इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा, डेल्टा Ng 0 है नहीं होगा। सिर्फ कब इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ता है? ओनली इफेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एट डेल्टा Ng डज नॉट इक्वल टू 0।
इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है जब डेल्टा एन जी जीरो ना हो। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डेल्टा एन जी निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब कम, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इतना इनर्ट गैस का इफेक्ट है। ठीक, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड में जाएगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम करोगे तो हमेशा रिएक्शन एक्सोथर्मिक की साइड में जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड में जाएगी, जिधर भी एंडोथर्मिक हो, और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक की साइड में जाएगी। टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, इसलिए ये फार्मूला देखो। यदि T1 टेम्परेचर पर K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर पर K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो रिलेशन क्या आएगा? log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को सारे बच्चे याद रखेंगे। मैंने लगभग पूरा चैप्टर अच्छे से समराइज कर दिया है। ये सारी बातें याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? एक एक करके दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को करिए, नीट 2026। गिवन ब्लो आर सर्टेन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर Kp डज नॉट इक्वल टू Kc। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें Kp Kc के बराबर नहीं है? तो देखो जब डेल्टा Ng जीरो होता है तब Kp Kc बराबर होता है। तो बस हमें यह देखना है कि कौन सी रिएक्शन में डेल्टा Ng जीरो नहीं है। अब देखिए, दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट, यहां तो डेल्टा Ng जीरो है। दो प्रोडक्ट के मोल गैस के, दो रिएक्टेंट के मोल गैस के, डेल्टा Ng जीरो है। दो प्रोडक्ट के मोल गैस के, चार रिएक्टेंट के मोल, 1 और 3 4, तो यहां डेल्टा Ng जीरो नहीं है, तो ये Kp और Kc बराबर नहीं होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, और ये हर साल आता है। आपको और दिखाता हूं, देखिए ये 2024 हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, देखना अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। अब Kp और Kc इक्वल कब नहीं होंगे? जब डेल्टा Ng डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चेक कर लो, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, डेल्टा Ng जीरो है। दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट, डेल्टा Ng जीरो है। दो प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट, डेल्टा Ng जीरो नहीं है। तो बस ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। देख लो आप, है ना, हर साल 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ली चटेरियल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन कराता हूं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल वाले 2025। अब गौर से देखो, हायर यील्ड ऑफ NO in N2 plus O2 reversible to NO can be obtained at delta H of a reaction is, ये देखो प्लस 180। यदि ये प्लस है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब वो कह रहा है ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा NO बने, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन लानी है। टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो NO ज्यादा बनेगा, तो ये तो सही है। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में जाती है। यदि ये फॉरवर्ड है तो ये हमारी क्या है, ये फॉरवर्ड एंडो है, तो बैकवर्ड एक्सो होगी। तो यदि लो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में जाएगी। हमें NO ज्यादा बनाना है, कम नहीं बनाना है, इसलिए ये आंसर गलत है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन यदि N2 का बढ़ा रहा है, वो N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो हम कम करेंगे, और कम करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो क्या कह रहा है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, वो N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो हम कम करेंगे। हम किधर चले जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो NO बढ़ जाएगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, O2 का कंसंट्रेशन वो बढ़ा रहा है तो मैं कम करूंगा, और कम करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर NO का कंसंट्रेशन, फिर NO बढ़ गया, तो ACD ये आंसर आ गया। ACD देख रहे हो, ये आंसर आ गया ACD। ठीक है, और देख लो, और देख लो, ये क्वेश्चन देखो, ली चटेरियल प्रिंसिपल का ही है। फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम,
अब देखो Q डेल्टा H की वैल्यू क्या है, निगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन बतानी है। यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं शिफ्ट करता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। आर्हेनियस इक्वेशन एनबीएस नंबर 1 में ये बात बताइए कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट को बढ़ाता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं शिफ्ट करता। डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ N2, यदि इसका कंसंट्रेशन तुम डिक्रीज कर रहे हो तो हम बढ़ाएंगे, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें बैकवर्ड आना पड़ेगा। वो डिक्रीज कर रहा है तो हम बढ़ाएंगे, हम उल्टा काम करते हैं ना, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें बैकवर्ड आना पड़ेगा। हमें कंडीशन किसकी चाहिए, फॉरवर्ड की, गलत है। लो प्रेशर, यदि प्रेशर लो है तो हम बढ़ाएंगे, और प्रेशर बढ़ाने के लिए किधर जाना है, जिधर मोल ज्यादा है। प्रेशर बढ़ाने के लिए किधर जाओगे, जिधर मोल ज्यादा है। क्यों, वो प्रेशर कम कर रहा है तो मैं बढ़ाऊंगा, और प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल इधर ज्यादा है तो मैं बैकवर्ड आऊंगा, और बैकवर्ड आऊंगा तो फॉरवर्ड कहाँ है, हमें फॉरवर्ड वाली कंडीशन चाहिए, हाई प्रेशर। अब वो प्रेशर बढ़ा रहा है तो हम प्रेशर को कम करेंगे, और प्रेशर कम करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, जिधर मोल कम हो, इधर मोल कम है, फॉरवर्ड, तो मैं फॉरवर्ड चला जाऊंगा, पहली फॉरवर्ड की है। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि लो है तो हमेशा रिएक्शन एक्सोथर्मिक की साइड में जाती है। देखो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, फिर हम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो हम कम करेंगे, और कम करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। मैं फॉरवर्ड जाऊंगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन है। ये देखो, अब यार मैं वो क्वेश्चन बताता हूं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, तो उनको भी हमें खूब अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए, ये सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। फॉर द रिएक्शन टू ए रिवर्सेबल बी प्लस सी, Kc इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -3 एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज ये। किसी गिवन टाइम पे ए बी सी के कंसंट्रेशन ये है, तो आप बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन की डायरेक्शन कौन पता लगाता है, क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू भी यही है। तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्यों, 2 बार है, 2 बार कट गया, तो क्यूसी 1 है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 4 इंटू 10 की पावर -3, इसका मतलब क्यूसी बड़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है तो बैकवर्ड। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, इस रिएक्शन का क्वेशंट रेशियो मैंने निकाल दिया। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वही क्वेशंट रेशियो होता है। क्वेशंट रेशियो क्या होता है, वो कहीं पर भी निकाला जा सकता है पूरी रिएक्शन में, कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकलता है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो क्वेशंट रेशियो निकाला, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो 2026 में 2 आए हैं, 2025 में 3 आए हैं, 2024 में 2 आए हैं क्वेश्चन। अब देखो, व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर द हॉट कोक मतलब कार्बन। अब CO2 गैस है, अब इसमें आपने कार्बन पास करा दिया है सॉलिड, तो बना क्या, CO, वो खुद बता रहा है कि CO बना, चेक करो। The volume of gaseous mixture after complete reaction at STP become 1.4 decimeter. The composition of gaseous mixture at STP. आपको देखो क्या दिया है, CO और CO2, इसका मतलब CO बनना है। अब इसका प्रेशर क्या था, when 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका वैल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब,
at 1 decimeter cube is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction become इतना। अब जब रिएक्शन खत्म हो गई, इसका मतलब ये लिमिटिंग एजेंट है, नहीं तो फिर ये कैसे खत्म होगा? तो मान लिया इसमें से X डिसोसिएट हो गया, तो जब ये X डिसोसिएट होता है तो ये X डिसोसिएट होता है, जब ये X डिसोसिएट होगा तो ये 2X फॉर्म होगा, क्यों? यहां 1 है, यहां 2X है, तो ये 1 डिसोसिएट होगा, ये 2 फॉर्म होगा, तो X डिसोसिएट हुआ, ये 2X फॉर्म हुआ, ऐसे ऐसे X डिसोसिएट हुआ तो 2X फॉर्म हुआ। तो अब वो कह रहा है टोटल वॉल्यूम 1.4 डेसीमीटर क्यूब है। अब सॉलिड का तो वॉल्यूम होता नहीं है, वॉल्यूम किसका होता है? गैस का। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉल्यूम क्या है? 1.4 डेसीमीटर क्यूब है। अब इसका वॉल्यूम कितना है? 1 माइनस एक्स, इसका कितना है? 2x इक्वल टू 1.4, तो x इक्वल टू आ गया 0.4, चेक करो आ गया। अब इक्विलिब्रियम पर इसका कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ CO2 1 माइनस 0.4, तो ये कितना हुआ? 0.6 डेसीमीटर क्यूब। और CO कितना हुआ? CO की वैल्यू 2x है, तो ये हुआ 0.8 डेसीमीटर क्यूब। अब चेक कर लो ऐसा आंसर कौन है? 0.6 डेसीमीटर क्यूब और 0.8 डेसीमीटर क्यूब, 0.6 डेसीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये देखो आपका 2024 में क्वेश्चन आया है, इसको करके दिखा देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्डेड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 NO, इतना रिएक्शन दी है। इफ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज वेसल, what will be the degree of dissociation of NO at equilibrium? इक्विलिब्रियम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता देते हैं। तो देखो रिएक्शन हमारी है 2NO रिवर्सेबल N2 प्लस O2। अब T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखी, ये कितना है? 0.1 0 अब इसमें से अल्फा ब्रेक हो गया, तो मैं 2 अल्फा ब्रेक कर लेता हूं, तो ये अल्फा फॉर्म हुआ, ये अल्फा फॉर्म हुआ। जितना ये ब्रेक होता है उसका आधा ये फॉर्म होता है, तो 2 अल्फा ब्रेक होगा तो अल्फा फॉर्म होगा एट इक्विलिब्रियम, ऐसे। देखो सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, 0.1 माइनस 2 अल्फा, तो ये आया अल्फा इंटू 0.1, अल्फा इंटू 0.1 एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वो कह रहा है अल्फा बताओ, तो भाई मैंने लगा दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू रख दी 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो ऐसे, ठीक है कि नहीं? ये देखिए आप 0.1 से 0.1 कट गया, तो मैंने क्या किया? 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेशन ले लिया, 1 माइनस 2 अल्फा अप्रोक्सीमेट 1। क्यों? क्योंकि अल्फा जो है 1 से बहुत छोटा है, अल्फा 1 से बहुत छोटा है, ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, बस पता चल जाए अल्फा निकल आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से। आप चाहो तो ऐसे कर लो, है ना, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बस वैल्यू निकाल के डाल दो, आंसर आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा ये ना कर पाए और सिंपल चाहिए, तो डायरेक्ट अल्फा का फार्मूला लगा दो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट KA अपॉन C। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, कंसंट्रेशन दिया है, ये देखो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन है? 3 इंटू 10 की पावर -3, 4.2 इंटू 10 की पावर -3,
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 2 बार लिख लिया। ये देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कैंसिल हो गए। तो देखो ये आप ये पॉइंट हटा दो ऐसे, अब ये पॉइंट का 0 यहां लगा दो। अब देखो 7 चौक 28, 7 छंग 42 है, देख लो आप। तो ऊपर आ गया 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 28। अब बच्चों बस इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक तरीका ये है, जिसको फार्मूला याद नहीं है वो ऐसे करे, जिसको डायरेक्ट फार्मूला याद है फार्मूला लगा दो, अल्फा इक्वल टू √KA/C, KA निकल आया, C की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 28, ये आ गया। अब इसको 0.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये 16 आ रहा है। एक मिनट, एक बार चेक कर लेना मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है क्या बच्चों, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं मेरी, ठीक है। एक बार सारे बच्चे चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, ठीक है। अब इसको कर लोगे आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं पे, ठीक है। यदि इस फार्मूले से, गौर सुनना, यदि इस फार्मूले से यहां पर एक चीज है, ये देखो ऐसे फार्मूला लगा दो, ठीक है, और वैल्यू डाल देना, आ जाएगा। तो बात समझ में आई कैसे क्वेश्चन करना है, कर लोगे सारे लोग, कर लोगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, आप अपना करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन जो बीच में मैंने छोड़ रखे हैं ये आप कर लीजिएगा। ये PYQ है, ये भी PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो करा ही दिया, कर लीजिएगा। पेपर में एक तो क्वेश्चन छोड़ो, 2 क्वेश्चन लगभग पक्के हैं पेपर में इस चैप्टर से, ठीक है बच्चों।